डेविड जापान के एक स्कूल में पढ़ता था। उसकी उम्र 15 साल थे। वो हर रोज पैदल ही स्कूल आता और जाता था। अपने स्कूल से घर लौटते वक्त रास्ते में एक बड़ा घर पड़ता था जो कि सालों से खाली पड़ा हुआ था। अपने बचपन से लेकर अब तक डेविड ने कभी भी उस घर में किसी को भी आते जाते नहीं देखा था। एक दिन हुआ ये कि डेविड हमेशा की तरह वापस अपने घर जा रहा था कि तभी उसकी नज़र उस घर पर पड़ी। उस घर की पहली मंजिल पर बनी खिड़की से कोई देख रहा था। ये बात डेविड को चौंकाने वाली लगी क्योंकि वो घर सालों से खाली पड़ा हुआ था। उसने ध्यान से देखा तो लगभग उसी की उम्र की एक खूबसूरत लड़की उस खिड़की से उसे देख रहे थे। उसे लगा कि शायद उस घर में अब कोई रहने आया होगा। ये सोचकर वो अपने घर की ओर चल दिया, लेकिन ये अब उसके साथ हर रोज होने लगा। जब भी स्कूल से घर जाते वक्त वो घर आता, डेविड की नज़रें ना जाने क्यों अपने आप ही उस खिड़की पर चली जाती। वहां पर उसे वो लड़की हर रोज नजर आती। डेविड को वो लड़की अब पसंद आने लगी थी। कुछ ही दिनों में उसने ये तय कर लिया कि आज उस घर में जाकर वो उस लड़की से अपनी दिल की बात कहकर ही रहेगा। उसी दिन डेविड स्कूल छूटते ही जल्दी जल्दी अपने घर जाने वाले रास्ते की ओर दौड़ा। बहुत जल्द ही वो उस घर के सामने, जहां हर रोज उसे वो लड़की दिखती थी, आज भी वो लड़की खिड़की पर ही खड़ी हुई थी। बिना कोई देरी किए वो उस घर के अंदर चला गया। लेकिन हैरान करने वाली बात तो ये थी कि घर अंदर से पूरी तरह से वीरान पड़ा हुआ था, जैसे सालों से वहां पर कोई नहीं आया हो। लेकिन डेविड ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया। उसके सिर पर उस लड़की का भूत जो सवार था। डेविड तुरंत घर की सीढ़ियां चढ़कर उस लड़की के कमरे में चला गया। लेकिन वहां जाने के बाद उसने जो देखा, वो देखने के बाद तो उसके होश उड़ गए। उसने देखा कि उस लड़की के कमर के नीचे का शरीर कटा हुआ था। हर रोज खिड़की से उसका आधा शरीर जो डेविड देखता था, वही उसका पूरा शरीर था। डेविड ये देखने के बाद तो बिल्कुल दंग रह गया। वो भागना ही भूल गया था। उसे मानो पता चल गया था कि अब भागने का कोई फायदा नहीं था क्योंकि मौत सामने ही थी। तभी वो लड़की अपने दोनों हाथों की मदद से जमीन पर रेंगती हुई उसकी ओर बढ़ने लगी। ऐसा कहना गलत नहीं होगा कि वो हवा से भी तेज गति से उसकी ओर बढ़ रहे थे। एक ही झटके में उसने डेविड के शरीर को कमर के नीचे से 2 हिस्सों में कर दिया। ये सिर्फ इकलौता ऐसा केस नहीं था जब किसी को इस तरह से मारा गया हो, बल्कि इस तरह के बहुत सारे केसेस 90 के दशक में जापान में देखने को मिले। सारे केसेस में हर विक्टिम के शरीर को 2 टुकड़ों में कटे हुआ मिलता था। उनकी लाशें सुनसान जगह पर मिलती थी, जो कि ज्यादातर रेलवे स्टेशन के नजदीक ही होती थी। लोगों का मानना था कि वो एक लड़की का भूत है जिसे नाम दिया गया टेके टेके। जब भी वो लड़की अपने हाथों की मदद से जमीन पर रेंगती हुई तेजी से चलते थे तो उससे टक टक की आवाज आती थी, इसलिए उसका नाम टेके टेके रखा गया। लोगों का मानना था कि वो कशिमा रेको नाम की लड़की का भूत था। कशिमा रेको स्कूल में पढ़ने वाली एक लड़की थी। वो बहुत ही शाय नेचर की थी। वो किसी से ज्यादा बात नहीं करते थे। उसके इसी स्वभाव की वजह से स्कूल में पढ़ने वाले बाकी बच्चे उसका मजाक उड़ाते थे। एक दिन हुआ ये कि स्कूल छूटने के बाद
वो अपने दोस्तों के साथ वापस अपने घर जा रहे थे। वापस जाते वक्त उसके दोस्तों ने उसके साथ मजाक करने के बारे में सोचा। वो जब एक रेलवे स्टेशन पर पहुंचे तो उसके दोस्तों ने उसके साथ कुछ ऐसा किया जिसकी वजह से वो डर गई। वो पटरियों पर जा गिरी। उसके दोस्त उस पर हंस रहे थे कि तभी कशिमा को यह एहसास हुआ कि उसका पैर एक पटरी के अंदर फंस गया था। वो उससे बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे कि तभी एक तेज रफ्तार ट्रेन वहां आई और तेज गति से वहां से गुजरी। तब तक कशिमा के दोस्त वहां से जा चुके थे। उस ट्रेन के गुजरने के कारण कशिमा का शरीर 2 टुकड़ों में कट गया। उसके कमर के नीचे का हिस्सा उसके ऊपरी हिस्से से अलग हो चुका था। हालांकि इसके बावजूद भी वो जिंदा थे। वो दर्द में चिल्ला रहे थे, मदद के लिए आवाज दे रहे थे, पर उसकी मदद करने के लिए वहां पर कोई नहीं था। कुछ ही समय बाद उसने दम तोड़ दिया। फिर वो टेके टेके के नाम के अर्बन लेजेंड के नाम से मशहूर हो गए। लोगों का मानना था कि टेके टेके की आत्मा ज्यादातर रात के समय रेलवे स्टेशंस के आसपास घूमती फिरती है और जो भी अकेला मिले उसे मार डालती है। कुछ लोगों का तो ये भी मानना है कि मरने से पहले वो मारने वाले से पूछती है कि उसके पैर कहाँ हैं और फिर उसके भी अपनी ही तरह 2 टुकड़े कर देती है। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। यार, ये सड़क में गड्ढे हैं या गड्ढों में सड़क? दीपक ने कार को संभालते हुए कहा। तो इस पर शेखर ने हंसते हुए कहा, सरकार आप ही की देन है। दीपक ने गुस्से में फिर से सिगरेट का एक कश लगाकर कार का स्टीयरिंग संभालते हुए कहा, मेरा ही क्या, आपने भी तो अपना हिस्सा खाया था। अरे यार, इसमें नाराज होने वाली कौन सी बात है? हमें कौन सा इस सड़क से रोजाना आना जाना करना है? तभी शेखर बोला, अरे रुको, सामने देखो। क्या चीज है यार, बिल्कुल रसमलाई लगती है। कार के हेडलाइट्स में उन्हें एक औरत बच्चे को गोद में लिए हुई नजर आई। दीपक ने मुस्कुराते हुए कहा, आज फिर मुंह मीठा करने का इरादा है क्या? तो इस पर शेखर ने कहा, अरे यार गाड़ी तो रोक पहले। उस औरत के सामने ही कार रुकती है। हाँ बोलो, क्या काम है? तो इस पर उस औरत ने कहा, साहब बच्चा बीमार है, थोड़ा आगे शहर तक छोड़ दो, बड़ी दया होगी आपकी। हाँ हाँ, क्यों नहीं, पीछे बैठ जाओ। मेहरबानी साहब, कहते हुए वो औरत कार के पीछे बैठ जाती है। उसके गाड़ी में सवार होने पर दीपक कार को आगे बढ़ाता है। कुछ पल बाद शेखर पूछते हुए बोलता है, इतनी रात को अकेले कहाँ जा रही हो? मर्द कहाँ है तुम्हारा? तो इस पर उस औरत ने कहा, साहब 6 महीने से बाहर गया है कमाने, घर में और कोई नहीं है। ये सुनकर दीपक कार रोकता है और फिर दोनों कार से उतरते हैं। क्या हुआ साहब, आपने गाड़ी क्यों रोक दी? देर हो रही है, थोड़ा जल्दी कीजिए, मेरा बच्चा बहुत बीमार है। तो दीपक बोलता है, अरे रुको तो जरा। दोनों कार के दोनों तरफ से पिछले हिस्से की ओर बढ़ते हैं। कार के दोनों दरवाजे के पास पहुंचने पर दोनों की नजर आपस में मिलती है तो दोनों एक दूसरे की आंखों में हैवानियत साफ देख रहे थे और साथ ही उस औरत की घबराई हुई आवाज दोनों के कानों में पड़ती है, अरे साहब आप क्या कर रहे हैं? आप लोग पीछे क्यों आ रहे हो? जैसे ही वो दोनों मुस्कुराते हुए एक साथ कार का दरवाजा खोलते हैं और कार के अंदर देखते हैं तो अंदर कोई नजर नहीं आता।
उस औरत के इस तरह गायब हो जाने पर दोनों के पसीने छूट जाते हैं। दोनों वापस कार से बाहर अपना सिर निकालकर एक दूसरे को देखते हैं। शेखर को दीपक के पीछे फिर से वही औरत नजर आती है। अब उसके बाल बिखरे हुए थे, आंखें स्याह सफेद, और वो भयानक हंसी हंस रहे थे। उसके हंसने की आवाज सुनकर दोनों के हाथ पैर कांपने लग जाते हैं। उस औरत का डरावना चेहरा देखकर शेखर भागने के लिए जैसे ही पीछे पलटकर घूमता है, उसे अपने सामने सड़क पर उस औरत का वही बच्चा नजर आता है जो अब खून से सना हुआ था, और उसके चेहरे पर एक कुटिल मुस्कुराहट तैर रही थी। अगले ही पल उन दोनों की एक लंबी चीख उस टूटी फूटी सड़क पर सुनाई देती है। तो दोस्तों, ये थी आज की दूसरी कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की आखिरी कहानी की ओर। चाचा जल्दी सामान समेटिए, शाम होने वाली है, कहता हुआ मैं अपने जूते पॉलिश करने का सामान जल्दी जल्दी अपने बक्से में रखने लगा। उधर रमजान चाचा भी फुटपाथ पर बिछाकर बेचने के लिए रखे अपने कपड़ों को समेटना शुरू कर दिया। मैंने जैसे ही अपना बक्सा उठाया, एक ग्राहक आकर खड़ा हो गया मेरे सामने और बोला, जूते में पॉलिश करोगे क्या? नहीं साहब, अब दुकान हमने बंद कर दी है। हमारे लिए वो बक्सा ही तो हमारी दुकान थी। अरे भाई, पैसे पहले ले लो। नहीं साहब, अब दुकान नहीं खुलेगी, आप कहीं और से करवा लीजिए। अरे यार, डबल पैसे ले लो ना, मुझे जल्दी है इसलिए कह रहा हूं। कहते हुए उस आदमी ने अपने जूते उतारने शुरू कर दिए। साहब, मैं नहीं कर सकता अभी। अरे लखन बेटा, अब ये साहब इतनी जिद कर रहे हैं तो कर देना। रमजान चाचा ने मुझे समझाया। ठीक है चाचा, आप बोल रहे हैं तो कर देता हूं। जल्दी जल्दी मैंने उस आदमी के जूते पॉलिश किए और फिर से अपना सामान समेटने लगा। मैंने गौर किया कि उस व्यक्ति को कुछ ज्यादा ही जल्दबाजी थी। उसने मुझे 100 रुपए का नोट थमाया और एक सिगरेट सुलगा ली। साहब, इतने रुपए के छुट्टे नहीं है मेरे पास, आज ज्यादा काम नहीं किया ना। कहता हुआ मैं खड़ा हो गया। बाकी तुम रख लो। कहता हुआ वो एक और चला गया। मैंने गौर किया कि उस शख्स ने काले रंग का कोट पहना हुआ था, एक बड़ी टोपी पहने हुए था वो। मैंने चलते हुए रमजान चाचा से भी बोला, चाचा, यह आपको कोई संदिग्ध आदमी नहीं लगता? किस बात पर? रमजान चाचा ने मेरी तरफ देखते हुए कहा। छोड़िए। फिर इधर उधर की बातें होती रही। मैं और रमजान चाचा साइकिल में चलते रहे। रमजान चाचा और मैं एक ही गांव के थे और शहर के स्टेशन स्थित प्लेटफॉर्म में अपनी अपनी आजीविका के लिए काम किया करते थे। मैं जूतों में पॉलिश लगाने का काम करता था तो रमजान चाचा जमीन पर एक चादर बिछाकर बच्चों और महिलाओं के लिए कपड़े बेचते थे। हम लोग एक ही साइकिल से रोजाना सुबह सवेरे ही निकल जाते हैं और अंधेरा होने से पहले वापस लौट जाते थे। जाति और बिरादरी के अलग होने के बावजूद भी हम में पिता और बेटे के जैसा संबंध था। उस आदमी के चलते आज शाम हो गई थी। रमजान चाचा साइकिल चला रहे थे और मैं उनके साथ आगे बैठा हुआ था। मेरा छोटी सा पॉलिश करने का सामान और उनके कपड़ों का गट्ठर पीछे बंधा हुआ था। मैंने साइकिल चलाते रमजान चाचा से बोला, चाचा, आज तो देर हो गई, रात भी होने वाली है। कोई दिक्कत नहीं है बेटा, मुझे तो आदत है रात की। तुम्हें डर लगता है क्या? हंसते हुए रमजान चाचा बोले
तो मेरे चेहरे पर भी हंसी आ गई। मुझे लग रहा था कि आगे जंगल का रास्ता था, कच्चा और बिल्कुल सुनसान। ऊपर से एक कब्रिस्तान रास्ते में पड़ता था, जिसके बीचों बीच से रास्ता हमारे गांव तक जाता था। चाचा, मुझे उस कब्रिस्तान वाले रास्ते में जाने से डर लगता है, मैंने डरते हुए कहा। रमजान चाचा हंस पड़े और फिर बोले, बेटा मैं हूं ना, मुझे भूतों पिशाचों से डर नहीं लगता, मुझे तो तंत्र मंत्र भी आता है, तुम चिंता मत करो। कहते हुए उन्होंने साइकिल चलाना जारी रखा। जैसे जैसे हम उस कब्रिस्तान के नजदीक पहुंच रहे थे, मेरे दिल की धड़कनें बढ़ती ही जा रहे थे। चाचा, मुझे डर लग रहा है, चलो मैं तुम्हें एक चीज दिखाता हूं। कहते हुए उन्होंने कब्रिस्तान जाने वाले रास्ते की ओर साइकिल मोड़ ली। मेरा दिमाग उसी कब्रिस्तान के भूत और चुड़ैल पर लगा हुआ था, जो मैं बचपन से सुनता आ रहा था। सुना था कि रोज एक भूत और एक चुड़ैल में झगड़ा होता है कब्रिस्तान में, जो पिछले 10 से भी ज्यादा सालों से होता आ रहा था। लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि वो भूत हमारे समुदाय का था, जबकि चुड़ैल रमजान चाचा की बिरादरी से। मुझे पहली बार एहसास हुआ कि भूतों के भी बिरादरी होते हैं। कहते हैं कि दोनों ने दूसरे धर्म में बंधन तोड़ने के बाद शादी कर लिया था, जिसकी सजा स्वरूप उन्हें भरी सभा में मौत की सजा दी गई और उसी कब्रिस्तान में उन्हें दफन कर दिया गया। तब से ये दोनों एक दूसरे से मिलने को तड़पते थे और रात होते ही कब्र से बाहर निकलने को चिल्लाने लगते थे। इसे ही लोग लड़ना समझते थे। चाचा, आपने उस भूत और चुड़ैल की कहानी तो सुनी ही होगी, मैंने डरते हुए पूछा। हाँ सुना तो है, पर तुम्हें कितनी सच लगती हैं ये बातें? उन्होंने मुझसे ही सवाल किया। मुझे तो सच्ची ही लगती है। हो सकता है कि किसी बात पर मतभेद हो और वो दोनों लड़ते हों इसी बात को लेकर, रात में शायद बाहर भी निकलते हों। वो फिर से एक बार मेरी बातों पर हंस पड़े। वही तो आज दिखाना चाहता हूँ कि कब्रिस्तान में रात को कौन लड़ता है और किसके रोने की आवाजें आती है। धीरे धीरे हम कब्रिस्तान के नजदीक आ रहे थे, तभी साइकिल का पहिया एक पत्थर पर पड़ा और हमारा संतुलन बिगड़ गया। मैंने साइकिल की हैंडल जोर से पकड़ ली, जिस वजह से साइकिल एक ही दिशा में तेजी से भागने लगी। मैं जोर जोर से चिल्लाने लगा। मुझे चिल्लाता देख रमजान चाचा का संतुलन बिगड़ा और हम लोग अंधेरे में एक और गिर पड़े। मैंने कसकर रमजान चाचा का हाथ पकड़ रखा था। अंधेरे में हमें कुछ भी सूझ नहीं रहा था। लुढ़कते लुढ़कते हम लोग एक बड़े से पत्थर से जा टकरा कर रुक गए। मैंने टटोला तो वो एक बड़ा सा पत्थर था। रमजान चाचा ने अपनी जेब से माचिस निकाली और जलाने की कोशिश की। काफी देर की मेहनत के बाद एक तीली जली तो मेरी चीख निकल गई। हम कब्रिस्तान के बीच में थे और वो पत्थर किसी कब्र की थी। मैंने रोते हुए कहा, चाचा, हम कब्रिस्तान में भूत हमें मार डालेंगे। चुप रहो तुम, मैं तुम्हें दिखाता हूं कि कब्रिस्तान का क्या रहस्य है, क्या है जो आज तक लोगों को डराती आई है। मेरे साथ आओ। कहते हुए उन्होंने एक तरफ बढ़ना शुरू किया। मैं उनके कुर्ते को पीछे से पकड़ रखा था। उनके पीछे पीछे डरता डरता चला जा रहा था। तभी एक ठोकर लगी और हम दोनों ही किसी कटीले तार में उलझ गए। हमारे शरीर के कई जगह से खून बहने लगा, मगर हमें अपनी जान बचाने के साथ साथ आज उस कब्रिस्तान के रहस्य का भी पता लगाना था, जो सदियों से एक रहस्य बना हुआ था।
हम धीरे धीरे कब्रिस्तान के एक कोने की ओर बढ़ रहे थे। अचानक ही चाचा ने माचिस जलाई तो मैं चीख उठा। सामने कोई खड़ा था, लाल लाल आंखें, काले कपड़े पहने हुआ था, फटा हुआ कंबल ओढ़ रखा था उसने। जोर से चिल्लाया वो। मेरे दिमाग को एक झटका सा लगा। उसकी आवाज ठीक उसी तरह मिल रहे थे जैसे आज तक मैं रात को कब्रिस्तान से निकलती आवाजें सुना करता था। उसने कंबल में कुछ चीजें इकट्ठा कर रखी थी कि जरा सी रोशनी में वो चमकने लगते थे। इसे ही लोग रात में कब्रिस्तान में जलता और बुझता हुआ चिराग कहते आए थे। वो हमें कोई बहरूपिया लगा जो किसी खास मकसद से रात में उस कब्रिस्तान में आता था। कौन हो तुम? यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने डरते डरते पूछा। जवाब में उसने अपना चेहरा मेरी ओर घुमाया और मुंह खोलकर जोर से हंसा। उसके सड़ चुके दांतों से एक भयानक दुर्गंध निकली जो मेरे दिमाग में घुसती हुई प्रतीत हुई। आंखें एकदम से लाल, चेहरा धंसा हुआ, आंखों के किनारों पर काजल चिपौता हुआ। बहुत ही डरावना चेहरा था उस आदमी का। क्यों रामलाल काका? उसके सामने आते हुए रमजान चाचा ने कुटिल मुस्कान उकेरी। वो आदमी कुछ पलों के लिए ठिठक गया। उसने जोर जोर से अपनी आवाजें निकालनी शुरू कर दी। मुझे बहुत डर लग रहा था। मैंने रमजान चाचा को जल्दी यहाँ से निकलने को कहा। अभी रुको बेटा, तुम पूछोगे नहीं ये कौन है? हाँ पूछना तो चाहता हूँ पर डर लग रहा है। अभी यहाँ से निकलना ही सही होगा। मैं बताता हूँ ये कौन है। तुम जिसे भूत और चुड़ैल समझते हो और उनकी बातें कर रहे थे, ये उनका बाप है। क्या? मेरी आंखें आश्चर्य से फैल गईं। ये पागल बूढ़ा आदमी कोई और नहीं बल्कि राजन का पिता और रेहाना का ससुर है, और आज भी मानता है कि उनका बेटा और बहू जिंदा इस कब्र में दफन है। रोज शाम को ही ये यहाँ आ जाता है। मुझे सब पता है पर बताया आज तक किसी को भी नहीं। कुछ भी हो, मुझे वहां से निकलना था। हम लोग धीरे धीरे कब्रिस्तान से बाहर निकलने का रास्ता खोजने लगे। अंधेरे में कुछ दिख नहीं रहा था। रमजान चाचा ने माचिस निकाली और जलाकर दिशा भांपने की कोशिश की। मुझे बचा लीजिए चाचा जी। कि तभी किसी औरत की आवाज गूंजने लगी। सामने अपनी छत विछत चेहरा लिए रेहाना हाथ जोड़े खड़ी थी। चेहरे के नाम पर एक आंख बाहर निकलकर लटकी हुई, टूटी और मुड़ी हुई ठुड्डी, आधे टूटे हुए और बाहर निकले दांत, कुल मिलाकर डरावना और भयानक चेहरा था रेहाना का। इतना डरावना चेहरा देख मेरी चीख निकल गई। मैं अंधेरे में ही भागने लगा। मुझे रोकते हुए रमजान चाचा भी मेरे पीछे आने लगे। रुक जाओ, एक कड़क आवाज ने मुझे पीछे देखने को मजबूर कर दिया। सामने कोई और ही खड़ा था रेहाना के अलावा। वो कोई और नहीं बल्कि राजन था, जिसे रेहाना के बगल में ही दफन कर दिया गया था। सर और धड़ अलग थे, पूरा शरीर खून से तरबतर था। उसने अचानक से मेरा हाथ पकड़ लिया और बोला, कहाँ जा रहे हो लखन मेरे भाई? मैंने पूरी ताकत से अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की पर मुमकिन नहीं था। मुझे अपने करीब खींचते हुए वो काला शख्स बोला, मेरे साथ नहीं रुकोगे लखन? कहते कहते उस शख्स का सिर भयानक हंसी में डोलने लगा। मैं रोने लगा तो उसने मेरा हाथ छोड़ दिया और बोला, तुम शायद मुझे नहीं पहचानते। रुको, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा।
हम लोग बुरे नहीं हैं। जिसके बाद राजन ने तुरंत ही मेरा हाथ छोड़ दिया। जिसके बाद रमजान चाचा ने मेरा हाथ पकड़ा और हम लोग साइकिल के पास आ गए। मैं जोर जोर से रोने लगा था। रमजान चाचा ने मुझे चुप कराया। रमजान चाचा भी नहीं जानते थे कि रेहाना और राजन की आत्मा सच में उस कब्रिस्तान में है। जिसके बाद हम लोग तुरंत ही साइकिल में बैठे और वहां से निकल गए। मैंने ये बात किसी को भी नहीं बताई। रमजान चाचा ने किसी को भी ये कहने से मना कर दिया था।